लेट्स स्टार्ट विद बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ऑलरेडी हमने वेपर प्रेशर कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर में जो भी थियरी होने वाला है, ये थियरी अगर तुमको आता है तो जो नेक्स्ट लेक्चर का न्यूमेरिकल रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट से। ऑलरेडी हमने बॉइलिंग पॉइंट पहले से पढ़ा है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ऑलरेडी देखा है, 10th में इसका बहुत सारा डिफाइन हमने पढ़ा है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा। बट एक्चुअल डिफाइन क्या है वो देखते हैं। ये तो बेसिक, ये अभी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमको थोड़ा हाई लेवल का डिफाइन देखना पड़ेगा। तो है क्या एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो सुनो पहले। बॉइलिंग पॉइंट एक क्राइटेरिया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्राइटेरिया। क्या चेक करने का? टू चेक द प्योरिटी ऑफ लिक्विड, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्राइटेरिया टू चेक द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। क्या है ये? किसका? लिक्विड का रहेगा और किसका रहेगा, बराबर। तो दो मेन पॉइंट, दो की पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड इट इज द क्राइटेरियन टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड का अगर तुमको प्योरिटी चेक करना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, बराबर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, तो 100 पे बॉइल होता है तो प्योर, नहीं हुआ तो इम्प्योर। समझा? समझ में आ रहा है सर कैसा? ओके, तो हमने दो की पॉइंट नोट कर लिया कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? लिक्विड का। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड इट इज अ क्राइटेरियन टू चेक द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सिंपल ना, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं कि फिर अब अगर हमको समझो डिफाइन करना है बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट वो देखते हैं। वो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे। अगर मुझे समझो कोई भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो बहुत सिंपल है। वो जो सब्सटेंस है उसको मैं हीट करूंगा, राइट। एक बार हीट किया, सब्सटेंस जो भी रहेगा लिक्विड फॉर्म में वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनाएगा? वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है ना? जो भी रहेगा वो कन्वर्ट किस में होगा? लिक्विड, और लिक्विड से वेपर, वेपर से क्या आएगा? वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर अप्लाइड प्रेशर के इक्वल हो गया, अब अप्लाइड प्रेशर कुछ भी हो सकता है, समझा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर है, उसको हमने ओपन रखा है। ओपन समझा ना, मतलब कौन सा प्रेशर? अप्लाइड प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर कुछ भी हो सकता है, बराबर ना। तो समझो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है और उसको हम लोग बॉईल कर रहे हैं, बराबर। तो वो टाइम पे अप्लाइड प्रेशर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर। समझा? तो बहुत सिंपल है। कोई भी सब्सटेंस का अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा? वो सब्सटेंस को हीट करूंगा और वो सब्सटेंस कन्वर्ट होगा। अगर सॉलिड में रहेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होएगा, लिक्विड से बनेगा वेपर, वेपर क्रिएट करेगा वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर अगर अप्लाइड प्रेशर के इक्वल हो गया तो बॉईल होने स्टार्ट हो जाता है। समझा? क्या सिंपल। अप्लाइड प्रेशर में बोल रहा हूँ, अप्लाइड प्रेशर का मतलब बहुत सारा हो सकता है। अगर एक क्लोज, समझो एक क्लोज, अभी समझो ये रूम जहाँ पे ये पूरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, समझो ये रूम, अगर मैं इसके अंदर का प्रेशर चेंज कर दूँ, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, अगर मैं यहाँ पे 2 atm कर दूँ, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर। तो वो टाइम पे तुम्हारा जो वाटर, अगर मैं वाटर बॉईल करने रखूँ तो वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल नहीं होने वाला है, वो कोई अलग ही टेम्परेचर बॉईल होगा। क्यों? क्योंकि अप्लाइड प्रेशर चेंज, अप्लाइड प्रेशर चेंज तो अंदर का वेपर प्रेशर को ज़्यादा कम हो सकता है ना, वहाँ पे चेंजेस हो सकता है। तो हमेशा समझा क्या पॉइंट क्या है? सिंपल है। सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किससे मैच होता है? अप्लाइड प्रेशर से। और अगर वो कंटेनर ओपन एटमॉस्फेयर में है तो कौन सा अप्लाइड प्रेशर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल पॉइंट सुनो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। क्या ये कौन सा टेम्परेचर है? एट विच द वेपर प्रेशर, एट विच द किसका वेपर प्रेशर? सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो सब्सटेंस का वेपर प्रेशर रहेगा ना। समझा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर। समझा? ये जो लिखा है ना वही मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट को समझो। समझ में आ रहा है क्या है? क्या है बोलो? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर। समझा? अप्लाइड प्रेशर से इक्वल हो जाता है। आगे वाला केस देखते हैं। फॉर अ लिक्विड इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर का बात बताया पहले से। अगर ओपन कंटेनर है तो अप्लाइड प्रेशर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा तुमको? एटमॉस्फेरिक, क्योंकि अप्लाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है। क्लियर? तो फॉर अ लिक्विड इन अ ओपन कंटेनर अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू एट, ये जो पढ़ा है, जो बोला वही तो लिखा हुआ है, कुछ नया थोड़ी है। समझा? दो पॉइंट क्या है बताओ? फर्स्ट पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड इट इज द क्राइटेरियन टू चेक द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। फिर सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा? डिफाइन देखा। किसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं? सब्सटेंस। तो वेपर प्रेशर किसका रहेगा? सब्सटेंस का रहेगा। ये पॉइंट याद रखो। बोलो डिफाइन क्या था बताओ?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द, फिर कॉमा करके बराबर क्या रहेगा फिर, फॉर अ लिक्विड इन ओपन कंटेनर द अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बड़ा है लेकिन मतलब के हिसाब से बहुत ईजी है वो, समझा। आगे बढ़ते हैं, सोचो क्लोज कंटेनर रहेगा तो उसमें जो भी अंदर जैसे ये बंद, ये बताया मैंने, इसमें का अंदर वाला प्रेशर जो रहेगा वही उसके लिए प्रेशर हो गया ना, अप्लाइड प्रेशर, समझा। वो जो 2 ATM का बात मैंने किया था वो उसके लिए अप्लाइड प्रेशर हो जाएगा। जहाँ भी सिस्टम को हम लोग हीट कर रहे हैं उसके लिए एटमॉस्फेयर क्या है, उसका प्रेशर उसके लिए अप्लाइड प्रेशर। सिंपल ना, एकदम इजी। फिर अगर सोचो हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मालूम है ना, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज़्यादा, ऑब्वियस है। लिक्विड बॉयल कब होता है? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तब वो बॉयल करने स्टार्ट करेगा ना। गैस में तो तब कन्वर्ट होगा ना जब मॉलिक्यूल टूट के ऐसा बाहर निकलेंगे। टूटने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले से ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझा ना, सिंपल है। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल ना, तो वही नेक्स्ट पॉइंट वही है। इफ अ लिक्विड इज हैविंग ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? बहुत ज़्यादा है। इफ द लिक्विड इज हैविंग ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। सिंपल पॉइंट है, ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। समझा क्या है? अच्छा सोचो, अगर मैंने अप्लाइड प्रेशर चेंज कर दूँ, अप्लाइड प्रेशर में चेंज करूँ, अप्लाइड प्रेशर ओपन कंटेनर के लिए 1 ATM होता है, मैंने 2 ATM कर दिया, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे उसका खुद का वेपर प्रेशर किससे मैच होना चाहिए? अप्लाइड प्रेशर। अगर अप्लाइड प्रेशर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तुमको। समझा, मतलब इफेक्ट पड़ता है। एज द अप्लाइड प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सा पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है, खत्म। बहुत ईजी, एकदम हार्ड एकदम बहुत ईजी। समझा पॉइंट क्या है? फटाफट देखते हैं। बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड इट इज द क्राइटेरियन टू चेक द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। सेकेंड पॉइंट डिफाइन था, बोलो। Boiling point of a substance is defined as a temperature at which the vapor pressure of the substance becomes equal to the atmospheric pressure। वो ओपन कंटेनर वाला पॉइंट बताना पड़ेगा। For a liquid in open container the applied pressure is equal to the atmospheric pressure। समझा? ओके, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट बताओ। ये कौन सा पॉइंट है मालूम है? इसमें ये क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला पॉइंट। की पॉइंट याद रखो। थर्ड पॉइंट ऐसा याद रखो, पहले पॉइंट को बताने का 2 की पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का और क्राइटेरियन, ऐसा याद रखने का। सेकंड पॉइंट डिफाइन था, जहां वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से मैच होता है। थर्ड पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्थ पॉइंट अप्लाइड प्रेशर। ऐसा याद रखो, की पॉइंट देखो, मेन चीज याद रखते, पूरा स्टेटमेंट थोड़ी याद रखने का रहता है। हमेशा ये सब ऐसा पॉइंट आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है समझो तुमको फर्स्ट पॉइंट में, और क्राइटेरियन बताना है, ऐसा याद रखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में सोचो कि तुमको उसका डिफाइन करना है कि वो है क्या, बराबर। थर्ड पॉइंट में याद रखो कि तुमको बताना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, ऐसा इसके बारे में बताना है ऐसा। और फोर्थ पॉइंट में हम लोग याद रखते हैं कि हमको यहाँ क्या बताने का था? अप्लाइड प्रेशर। ऐसा छोटा पॉइंट्स याद रखने का, तो उससे पूरा का पूरा डिफाइन बन जाता है। समझा ना? हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट? समझ गया क्या तुमको बॉइलिंग पॉइंट? क्या? चलो अब पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर में, याद है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसका रीजन बताया था कि क्यों लोअर हो गया था। सेम लॉजिक चलो इधर बता देता हूँ, है बहुत ईजी। देखो सुनो, 2 चीज़ रहता है जिससे सॉल्यूशन बनता है। 2 चीज़ रहता है जिससे सॉल्यूशन बनता है। कौन सा है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। जरा सोल्यूट का मुझे कुछ याद दिलाओ। सोल्यूट का वेपर प्रेशर, चलो सोल्यूट नहीं, पहले सॉल्वेंट बताओ। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में से ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका रहता है? प्योर सॉल्वेंट का। जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सरफेस पे आ गया, ब्लॉक कर दिया, खुद भी इवोपरेट नहीं हुआ, नीचे वाले को भी इवोपरेट नहीं करने दिया। समझा? मतलब सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, बराबर। और सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर कम। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हमको हमारा वेपर प्रेशर किससे मैच कराने का है? 1 ATM से, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर। खुला कंटेनर, ओपन कंटेनर है। समझा? जरा दिमाग खुद ही, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओरली हम लोग खुद से इसका पॉइंट बताएंगे। सुनो, 2 चीज़ हमारे पास, एक प्योर सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के तो कौन सा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा, राइट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, तुम लोग बोल रहे हैं, बराबर। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम। मुझे अटेन करना है 1 ATM। कितना? 1 ATM। जैसे ही दोनों अटेन कर लेगा, दोनों का अगर वेपर प्रेशर 1 ATM से मैच हो गया तो बॉयल होने चालू हो जाएगा। सॉल्वेंट जिसका खुद का वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है,
इसको 1 atm अटेंड करना है। सॉल्यूशन जिसका खुद का वेपर प्रेशर कम है, इसको 1 atm अटेंड करना है। दोनों में से जल्दी अटेंड कौन करेगा? 1 atm, प्योर सॉल्वेंट। क्यों? पहले से ज़्यादा है ना, तो थोड़ा भी हीट करेंगे फटाफट अटेंड कर लेगा 1 atm। अटेंड समझे कैसा? ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा प्रेशर आएगा ना, सिंपल पॉइंट है। तो तुमको इतना क्लियर हो गया है कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है और किसका वेपर प्रेशर कम रहता है। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। प्योर सॉल्वेंट का क्योंकि वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा है, थोड़ा भी हीट किया फटाक से 1 atm अटेंड कर लेगा। ये भी 1 atm करेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बताओ जल्दी बॉयल कौन होने वाला है? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जल्दी बॉयल हो जाएगा, समझा? लेट बॉयल कौन होने वाला है? अब जरा ध्यान सुनो, जल्दी बॉयल हो रहा है इसका मतलब मैं थोड़ा टेम्परेचर दे रहा हूँ कि ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा हूँ? थोड़ा से जल्दी बॉयल हो जा रहा है। और ज़्यादा बॉयल होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर दिया रहेगा ना। अब बताओ दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, कम टेम्परेचर पे भी अटेंड कर लिया ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है इधर ना, समझो ना, ये तो ईजी है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंड करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, तो ज़्यादा हीट किया तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ना, समझा? सिंपल है। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को मैं डिनोट करूंगा टी से, TB है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, टी मतलब टेम्परेचर जैसे समझो। तो अगर TB लिखा है मैंने TB, तो TB का मतलब बोलो क्या बन जाएगा? TB मीन्स, देखो मैं थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूँ तो समझ जाओ। TB जो मैंने ब्लू कलर से भी लिखा उसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, समझा? हाँ, सॉल्वेंट के लिए मैं लिखता हूँ TB नॉट। TB नॉट क्या रहेगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तुमने बता दिया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? सॉल्यूशन। हाँ, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा? सॉल्वेंट। क्लियर है? इतना हार्ड थोड़ी है। चलो ये भी समझ में आ गया। तो तुमको समझ में आ गया है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देखो अब बताओ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया तुम लोगों ने? कम। सॉल्यूशन का? तो सॉल्वेंट में जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा ना। तो सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के पहले तो सॉल्वेंट था, बाद में सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूट डालने की वजह से, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि कम हो गया? बढ़ गया ना। पहले क्या था बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का? कम रहता है ना बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का ज़्यादा रहता है। कम से ज़्यादा ना मतलब बढ़, इसके नाम दिया है एलिवेशन। बढ़ गया ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ गया रहेगा ना। चलो तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? जैसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? डिफरेंस। वैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? डिफरेंस, राइट है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को मैं डेल्टा TB से डिनोट करता हूँ। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डेल्टा P, याद है ना। डेल्टा P मतलब था लोअरिंग इन, और डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझा ना। हाँ, डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा माइनस कम। बोलो ज़्यादा किसका था? ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन। और कम किसका है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? TB। हाँ, और सॉल्वेंट का TB नॉट। सिंपल ना, सिंपल है ना, क्या हार्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या मालूम पड़ा हमको किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम? ज़्यादा बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, फिट हो जाना चाहिए माइंड में। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम? सॉल्यूशन का ज़्यादा, सॉल्वेंट का कम, यही पॉइंट है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड, मतलब बढ़ जाता है। सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट से बढ़ जाता है ना। हाँ, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज एलिवेटेड। कब एलिवेट होगा? जब उसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना, तभी तो बनेगा ना सॉल्यूशन। बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट, उसको सॉल्वेंट में जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, बन गया सॉल्यूशन, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो गया। सिंपल ना। हाँ, दस द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर बॉइल करेगा ना वो, बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट कंपेरिजन में वो ज़्यादा टेम्परेचर, एक ही मतलब है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंपल पॉइंट है, हार्ड नहीं है। क्या मालूम पड़ा? इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड, बढ़ जाता है। कब? बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट, राइट है। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब ज़्यादा देर हीट करना पड़ेगा तुमको, राइट है। दस द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट ना, प्योर सॉल्वेंट की बात है, समझा ना पॉइंट। अरे हार्ड थोड़ी है, बोल सकते ना, बोलो जरा एक बार, बताओ क्या था। इट हैज़ बीन फाउंड दैट
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज एलिवेटेड बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट। उसको ऐड किया तो वो एलिवेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉईल करने के लिए, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा टाइम लग रहा है, सोचो ना, तो ज़्यादा गर्म हो गया रहेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है। बराबर 10 के बाद 10 द सोल्यूशन containing non-volatile solute boils at a higher temperature as compared to that of pure solvent। बराबर ना, ये तो नेक्स्ट वाला पॉइंट। इफ TB नॉट बोलो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पूरा बोलने का। TB क्या है, सोल्यूशन। दोनों में से ज्यादा कौन है, TB ज्यादा कि TB नॉट ज्यादा है? TB ज्यादा है ना, TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, ये तो लिखा है सिंपल, ये पॉइंट कोई नहीं है तो सिंपल लिखा है। इफ TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB is the boiling point of solution, then TB is greater than TB not, TB ज़्यादा है ना, सिंपल पॉइंट है, सिंपल। लास्ट ये तो डिफाइन है, बताया ना तुमको। डेल्टा TB को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ज़्यादा कौन था, सोल्यूशन, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिंपल, अपने मन से बना सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है, समझा ना, ईजी। आगे आते हैं, ये थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है। चलो मैं तुमको ग्राफ से भी समझाता हूँ कि अभी तो तुमको पहले मैंने ऐसे ही बता दिया ना कि बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तुमने आंसर बताया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा, वो हम लोग ग्राफ से भी करने का ट्राई करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है, ग्राफ वाला कंसेप्ट आता है एग्जाम में। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर। मालूम है हमको पूरा रीजन क्या है, वेपर प्रेशर है, पूरा गेम वेपर प्रेशर का था ना, बताया ना। किसका वेपर प्रेशर कम था पहले, सॉल्यूशन कम रहता है, सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर से तो डिसाइड किया ना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो वही है। किसके कॉन्सिक्वेंस से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम हो रहा है, वेपर प्रेशर, तो वही लिखा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर। चलो देखते हैं, हमको मालूम है कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं वेपर प्रेशर को प्लॉट कर रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। y इज इक्वल टू एफ लिखते हैं ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वैसे ही वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, समझा। तो मैंने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है, दो वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है, एक है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और दूसरा सॉल्यूशन का। 760 mm ऑफ Hg याद है, न्यूमेरिकल में कराया था। 760 mm ऑफ Hg क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है ना, ये इतना होता है ना, 760 mm ऑफ Hg बताया था ना। हाँ, तो ये हमारा प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलो पहले समझा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ। किसका प्लॉटिंग कर रहे हैं, वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका किसका वेपर प्रेशर प्लॉट कर रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। हमको पहले से मालूम है किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, बताओ। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, और कम किसका है, मैं वेपर की बात कर, अभी तक बॉइलिंग पॉइंट पे आया नहीं मैं। ओके, जरा ध्यान दो। कोई एक ये पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लो, समझो ये कुछ कोई भी समझो टेम्परेचर, समझो ये हम लोग लेते कुछ 70 डिग्री सेल्सियस ले लेते, समझो इसको। ये दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे रखा है हाथ मेरा, ये 70 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी टेम्परेचर पे ये लाइन जरा चेक करो, इस पे पहले सॉल्यूशन का पॉइंट आ रहा है कि पहले सॉल्वेंट का पॉइंट आ रहा है, पहले सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर जरा देखो। इसके बाद क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो, बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा है ना। हमको पहले से मालूम है, ग्राफ, अरे ग्राफ भी बहुत कुछ बता देता है, समझा ना, नहीं समझा तुमको। सिंपल देखो ना, एज्यूम करो ना, ये टेम्परेचर पे पहले कौन सा लाइन तुमको कट करके दिख रहा है, देखो वेपर प्रेशर पे पहले सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, और यही लाइन अगर सॉल्वेंट को कट किया, देखो कितना इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, समझा ना, सिंपल पॉइंट है। तो ये भी प्रूफ बताता है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा और किसका वेपर प्रेशर कम। किसका ज्यादा बताओ वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का एट कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना, समझा। अच्छा, वो हमारा काम नहीं, हमारा काम कुछ अलग है। सुनो, सॉल्वेंट और सोल्यूट का सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मैंने क्या प्लॉट किया बताओ, वेपर प्रेशर का ग्राफ ना, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब जरा एक पॉइंट नोट करो, बॉइलिंग पॉइंट पढ़े ना हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट में मेन रोल कौन प्ले करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे वही करता है ना। ओपन कंटेनर के अंदर ही रिएक्शन करेंगे ना, ओपन कंटेनर में रिएक्शन करते हैं। केमिस्ट्री लैब में जब भी देखो मोस्टली तुमको विंडोज वगैरह ओपन देखेंगे, विंडोज वगैरह ज़्यादा विंडोज होता है वहाँ पे, क्यों, प्रेशर होना चाहिए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बंद में रखेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन करेंगे, वहाँ का प्रेशर कुछ अलग रहेगा, समझा, ओपन रहता है इसके लिए मोस्टली। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखो, जो मैंने पहले किया और अभी में बहुत फर्क है। मैंने पहले क्या किया, मैंने एक ही टेम्परेचर लिया और वेपर प्रेशर देखा ना, अलग अलग वेपर प्रेशर मुझे मिला,
क्योंकि मैं उधर तब पढ़ रहा था वेपर प्रेशर, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब उल्टा करो, वेपर प्रेशर एक ही रखो और टेम्परेचर चेंज करेंगे। देखो एग्जांपल समझो 760 mm ऑफ Hg, ये हमारा वेपर प्रेशर है बराबर, ये वेपर प्रेशर, वेपर बोल रहा हूँ, प्रेशर अप्लाइड प्रेशर बोलेंगे सबसे बेस्ट है, अप्लाइड। ये हमारे लिए क्या है, अप्लाइड प्रेशर। ये लाइन को देखो, दोनों कर्व दिखाई दे रहा है तुमको, दोनों कर्व कट कर रहे हैं इसको, बराबर है। सॉल्वेंट का कर्व ने यहाँ पे पहले कट कर दिया, सॉल्वेंट कम, इसका नीचे लेके आओ लाइन, तो इतने टेम्परेचर पे ये जो रहेगा, ये टेम्परेचर जो है, ये टीबी नॉट दिख रहा है, ये टीबी नॉट बोलो क्या मिल गया तुमको, ये क्या है एक्चुअल में, होता क्या है टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो नहीं सर बॉइलिंग पॉइंट में कैसा मिल रहा है हमको, अरे सोचो ना, सॉल्वेंट ये दिख रहा है, सॉल्वेंट देखो पहले कम टेम्परेचर पे, देखो यहाँ पे, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्वेंट गया, बड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्वेंट यहाँ पहुँच गया। एक ऐसा टेम्परेचर आ गया है मेरे पास, मैंने एक ऐसा टेम्परेचर दे दिया है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किससे मैच हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो गया ना मैच। और जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो जाए तो ये टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल। तो बॉयल होगा, कौन से टेम्परेचर बॉयल हो रहा है, टीबी नॉट। समझो ना, ग्राफ को समझना पड़ता है, समझा। आगे देखते हैं, फिर सोल्यूशन का कर्व देखो, बराबर सोल्यूशन कर्व है, कम टेम्परेचर है, कम वेपर प्रेशर, देखो ना इतू सा है ना, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो ये जो मेरा ये वाला उंगली ये वाला दिख रहा है, ये बताता है वेपर प्रेशर को, और ये टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा ना वेपर प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर अटेन हो गया है जहां पे तुम्हारा ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे मैच हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर ही बॉयल होएगा। कौन बॉयल होएगा, सॉल्यूशन बॉयल होएगा। सॉल्यूशन जो टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है वो कौन सा है, टीबी। ये पहले बता दिया ना तुमको मैंने चीज, इजी है ना, हार्ड नहीं है, इजी है। बोलो समझाना क्या है, ग्राफ पहले समझो, बाकी का पॉइंट तो समझा दूंगा तुमको ऐसे। समझा पॉइंट क्या बताया, तो ग्राफ से भी क्लियर मालूम पड़ता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्लियर सही बताना आंसर, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि ये ज्यादा है, टीबी ज्यादा है ना, मतलब सॉल्यूशन ज्यादा है और टीबी नॉट कम है। प्रूफ देखो ना, ग्राफ भी प्रूफ करता है वो सब चीज को, समझा ना। ओके, तो ग्राफ पूरा A to Z समझ में आ गया बराबर। एक बार फिर से, किसका वेपर प्रेशर कम, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, कम किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, राइट। फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका कम किसका था, पहले बताओ, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सॉल्यूशन, और कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सॉल्वेंट ना, प्योर सॉल्वेंट, एक ही बात, समझ गया ना सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। पहला पॉइंट को बता दिया मैंने, क्या किया है मैंने, वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है, किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का, किसके अगेंस्ट प्लॉट किया है, टेम्परेचर, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हैं इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर, ये भी चलता है, समझा। पहला पॉइंट तो इजी है, ग्राफ हमको पूरी तरह से याद है। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, जरा ध्यान दो, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसका बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ये देखो पहले कौन सा कर्व लोअर है, या देखो कर्व दिखाई दे रहा है तुमको, मैंने यहाँ पे कर्व का नेमिंग किया है, देखो ए बी कर्व दिख रहा है, ए बी और सी डी कर्व, बराबर। एक बात बताओ, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्वेंट। कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्वेंट का, और किसका वेपर प्रेशर कम है, यही मैंने वहां पे लिखा है, बराबर। एक बार फिर से, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और किसका वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए सी डी वाला कर्व ए बी कर्व के नीचे है। ये समझा पॉइंट क्या है, पॉइंट सुनो। एट एनी टेम्परेचर, अपने मन से बनाओ, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, बराबर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर ना, कम है कि ज्यादा है, कम है, इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, हेंस सी डी कर्व, ये देख रहे सी डी कर्व लाइज बिलो द ए बी कर्व। अपने मन से बनाओ, ये तो मैंने मन से बनाया, वो लिखा भी वही रहेगा, एक ही बात है, समझा मैंने पॉइंट क्या बनाया। कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर कम है और किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो बताओ, उसकी वजह से तुम्हारा कर्व बताओ कौन कहां पे आ रहा है, सिंपल पॉइंट। देखो पढ़ते हैं, एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये देख रहे सॉल्यूशन इज लोअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, हेंस सी डी कर्व लाइज बिलो द ए बी कर्व। सिंपल है ना पॉइंट, सिंपल है, बोल सकते हैं एक बार, याद रहेगा ना, अरे इजी पॉइंट है। एक बार फिर सुनो, एट एनी टेम्परेचर the vapor pressure of solution is lower as compared to that of vapor pressure of pure solvent, hence CD curve lies below the AB curve. बोलो, at any temperature the vapor pressure of solution is lower as compared to that of vapor pressure of solvent, hence
सी डी कर्व लाइज बिलो द ए बी कर्व, ए बी कर्व के नीचे आ रहा है, वही तो पॉइंट है मेरा, पॉइंट नंबर 3, बराबर है। एक पॉइंट और सुनो, ये जो डिफरेंस दिख रहा है तुमको, वेपर प्रेशर का डिफरेंस, वेपर प्रेशर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखो पॉइंट नोट करो, ऐसे नहीं कुछ भी लिखा है, एकदम बहुत जबरदस्त मीनिंग है यहाँ पे, हर एक चीज का मीनिंग है। टीबी ये दिख रहा है, ये वाले टेम्परेचर पे, टीबी नॉट वाले टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर चेक करो, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, बराबर ना, और ये किसका वेपर प्रेशर बताओ, इतना सॉल्वेंट, टीबी नॉट पे ना। अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं, क्या निकालूं, माइनस कर दूं, तो ये पॉइंट पे जरा वो 2 पॉइंट नोट करो जहां पे हमारा एक कर्व कट कर रहा है, ये एक पॉइंट इधर हुआ, बराबर ना, और एक इधर हुआ, इनके बीच में जरा डिफरेंस देखो, इतना सा डिफरेंस है ना, इतना सा डिफरेंस है। अब सोचो अगर मैंने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, टेम्परेचर थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो क्या लगता है ये डिफरेंस बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा ना, और कुछ ज्यादा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं लग रहा है, सोचो ना। अगर मैं टीबी नॉट के थोड़ा आगे आ जाऊं तो यहां पे कोई एक पॉइंट रहेगा, समझो यहां पे कोई एक पॉइंट रहेगा, यहां पे समझो ये आगे पता नहीं किधर वो पॉइंट रहेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो ये टाइम पे देखो, ये डिफरेंस चेक करो, और आगे जो डिफरेंस आएगा वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहेगा, मतलब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर का वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। समझा ना पॉइंट क्या है, समझा ना, इजी पॉइंट है। तो समझ गया तुमको मैंने क्या बताया ना। जरा नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है देखो, ये इसको इंक्लूड नहीं करें डायग्राम में, जो समझाने के लिए था। ओके पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द 2 वेपर प्रेशर, 2 वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता है, बराबर। द डिफरेंस बिटवीन द 2 वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर, एक और चीज इंक्रीज करना पड़ेगा, एज द टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, बराबर। टेम्परेचर इंक्रीज कर, वेपर प्रेशर तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही हो रहा है ना, बराबर। और ये इक्वेशन याद है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला है, ये पढ़ा था ना हमने ये, और इससे तो डेरिवेशन बहुत सारा सॉल्व किया ना हमने। हाँ, तो तुमको समझ में आ गया कि ये जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है ये बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर दूं ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने मतलब ऑब्वियस है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज ही हो रहा है ना, तो डिफरेंस भी इंक्रीज होने वाला है। इजी पॉइंट है, समझा ना पॉइंट क्या है, देखो सिंपल पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। सिंपल ना, बोलो, the difference between the 2 vapor pressure increases as the temperature and vapor pressure increases। सिंपल पॉइंट है ना, हार्ड थोड़ी है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी हो गया, फोर्थ वाला पॉइंट, पहला पॉइंट तो बहुत इजी है ना, पहला पॉइंट तो बहुत इजी है। चलो ये फॉर्मूला भी तुमको दिया है, एज प्रेडिक्टेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख देना, पढ़ा हुआ इक्वेशन है ऑलरेडी ना, पहले वेपर प्रेशर वाले गेम में पूरा कर दिया हमने, सो कंप्लीट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बताना पड़ेगा तुमको कौन सा कर्व किसके नीचे लाई करता है, वो सब बताना पड़ेगा यहाँ पे। देखो तो द इंटरसेक्शन, अच्छा एक बात बताओ, टीबी और टीबी नॉट और टीबी, बराबर, दोनों को किधर अटेंड करना, दोनों को 1 atm पे आना है, दोनों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंड करना है ना, दोनों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंड करना है, इतना अटेंड करना है। ये इतना अटेंड करने के लिए पहले कौन अटेंड कर लेता है बताओ, पहले सॉल्वेंट अटेंड करता है कि पहले सोल्यूट अटेंड करता है? सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे भी अटेंड कर लेता है और सोल्यूट को ज्यादा टेम्परेचर लगता है, राइट। ये हम लोग ग्राफिकल की भाषा में यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या, द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, इंटरसेक्ट हो रहा है ना, अरे सी डी वाला कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सी डी वाला कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन को, ए बी वाला कर्व भी इंटरसेक्ट हो रहा है किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत मेन गेम करता है यहाँ पे। यही तो है वो प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, जिससे तुम्हारा वेपर प्रेशर इक्वेट हो गया तो बॉयल होने चालू हो जाएगा, समझा। तो हम लोग इंटरसेक्शन देखने वाला, राइट। हम लोग क्या देख रहे हैं, किसका इंटरसेक्शन, सॉल्यूशन कर्व का मतलब सी डी कर्व का, और सॉल्वेंट का मतलब ए बी कर्व का, किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, अप्लाइड प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, बराबर। देखो द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व सी डी, सी डी वाले कर्व को देखो ध्यान से, सी डी वाले कर्व को देखा, किससे इंटरसेक्शन है, हॉरिजॉन्टल से ना, with the line corresponding to 760 mm of Hg, with the line corresponding to 760 mm of Hg, उसको ही लाइन देखो, ये लाइन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 760 mm of Hg को करस्पॉन्ड कर रहा है ना। हाँ, इस ये है क्या, द इंटर, ये देखो ये पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ सी डी कर्व ना, द इंटरसेक्शन ऑफ सी डी कर्व विद द लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm of Hg, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ना, अरे टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इधर लिखा रहेगा देखो, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड दूसरा, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी कर्व दिख रहा है विद द लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm of Hg इंडिकेट्स
बोलो इंडिकेट क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अरे सिंपल पॉइंट है वो, बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ईजी। सोचो ना, एक बार फिर सोचो, मेरा ध्यान इधर मत ध्यान दो, मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दो। क्या ये इंटरसेक्शन है ना, मतलब जहाँ पे दो चीज मीट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, दो या दो से ज्यादा। मेरा काम इधर है और CD पे, बाकी मत देखो, ये देखो और ये देखो बराबर। द इंटरसेक्शन ऑफ CD कर्व और हॉरिजॉन्टल लाइन, द इंटरसेक्शन ऑफ CD कर्व with the line corresponding to 760 mm of Hg is the boiling point of solution, and the intersection of AB curve with the line corresponding to 760 mm of Hg indicates boiling point of pure solvent। सिंपल है ना, हार्ड थोड़ी है बराबर। तो ये हो गया, इतना ही पॉइंट है, समझा? समझा ना? कौन किसके नीचे बताओ? सॉल्यूशन वाला जो कर्व है वो नीचे ना, CD कर्व, और AB कर्व ऊपर है। It is clear from the figure that the boiling point of solvent solution, boiling point of क्या? Solution TB ज्यादा ही कम है? ज्यादा है। और कम कौन है? TB नॉट, सॉल्वेंट कम। It is clear from the figure that the boiling point of solution TB जो है boiling point of solution किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? TB से ना। TB is higher as compared to that of boiling point of प्योर सॉल्वेंट। सिंपल पॉइंट है। जो मैंने इसके लिए पहले ग्राफ में ज़्यादा टाइम दे दिया, ग्राफ समझो तो आगे अपने आप समझ में आ जाएगा, समझा? ये हो गया। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो किसका बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? सॉल्यूशन का ज़्यादा है ना, एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है TB नॉट ना, बराबर? ऐसा एक 7th वाला पॉइंट और 8th वाला पॉइंट देखते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल, ये तो हमको मालूम है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? लिक्विड का वेपर प्रेशर किससे मैच होता है? 180 या फिर जो भी रहेगा, बराबर? वही लिखा है। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm ना। वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? ओपन वाले कंटेनर की बात कर रहे हैं, हाँ। इन ऑर्डर टू रीच, अगर 1 atm अटेन करना है, अपने अटेन होएगा क्या? तुमको हीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रीच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखो तुमको सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे आना है तो तुमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, कम हीट करना पड़ेगा? ज्यादा। देखो ना, क्लियर है, ज्यादा हीट करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए। इन ऑर्डर टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दोनों एक ही बात करें, सॉल्यूशन के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा और सॉल्वेंट के लिए कम है। इन ऑर्डर टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट क्या करना पड़ेगा? हाँ, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर। देखो एक टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। फिर से जरा पॉइंट सुनो, मुझे क्या अटेन करना है बताओ? कितना वेपर प्रेशर अटेन करना है? 1 atm। और जो पहले एक बताया था वही चीज चल रहा है बार बार। अगर मुझे 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन करना है, मतलब अपना वेपर प्रेशर को 1 atm से इक्वेट करना है, तो मुझे हीट तो करना पड़ेगा। सॉल्यूशन को भी हीट करना पड़ेगा, सॉल्वेंट को भी हीट। एक टेम्परेचर तक हीट करेंगे, ऐसे थोड़ी आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। एक टेम्परेचर तक हीट करेंगे ना, तो इट मस्ट बी हीटेड। एक्चुअली में इधर ईट आना चाहिए ना, इट मस्ट बी हीटेड, इट मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तक हीट करेंगे। और ये वो वाला टेम्परेचर जहां पे खुद का तुम्हारा वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? 1 atm ना, बराबर ना? हाँ, इट मस्ट बी हीटेड, कहाँ गया? या फिर इट मस्ट, क्या लिखा है? इट मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर एट विच देयर रिस्पेक्टिव वीपी, मतलब वेपर प्रेशर अटेन्स 1 atm। मतलब जब तक अटेन नहीं हो तब तक हीट करो, आगे थोड़ी जाएंगे। एक बार 1 atm अटेन हो गया तो थोड़ी ना तुमको आगे जाने का वहाँ पे। सिंपल पॉइंट है, हार्ड नहीं है। सुनो, ऐसे बीच में एक सिंपल सा पॉइंट डाल दिया। एट बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? कौन किसके बराबर हो जाता है? द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द 1 atm। बताओ एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना? 1 atm, बराबर? अब 1 atm आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रीच बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी किसका? सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, राइट? इट मस्ट बी हीटेड, राइट है? हीटेड कब तक हीट करेंगे? जब तक तुम लोग 1 atm अटेन नहीं कर लेते ना। इट मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर एट विच देयर रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm। ऐसा तब तक हीट करो बस। एक बार यहाँ 1 atm आ गया, बॉयल होने चालू हो जाएगा। सिंपल। देखो वही चीज़ बार बार घुमा फिरा के वही बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसा तो ये पॉइंट तो समझो ऐसे ही मैंने ले लिया। अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिख दो, बस हो जाएगा, राइट? लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या है। कोई भी टेम्परेचर देख लो, कोई भी टेम्परेचर पे, समझो मैंने TB जो पहले तुमको ये पॉइंट जो आगे लिखा पहले समझा दिया मैंने तुमको। TB नॉट पे किसका वेपर प्रेशर कम, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, बराबर? तो ज्यादा पहले से वेपर प्रेशर है। 1 atm पहुंचाने के लिए इजी किधर होएगा हमको? सॉल्वेंट में। और टाइम कहाँ लगेगा? यही तो बोला है। At any given temperature, the vapor pressure of solution is lower as compared to that of vapor pressure of pure solvent. Hence, solution को अगर मुझे 1 atm तक पहुंचाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा ना थोड़ा, राइट ना? तो वही लिखा देखो,
कहाँ गया, हेंस द वेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर। देखो सॉल्वेंट तो हो जाएगा जल्दी, सॉल्यूशन के लिए तुमको थोड़ा एडिशनल टेम्परेचर लगेगा। एक बात बताओ जरा मेरे को, तुमको सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, बराबर, सॉल्वेंट का तुमको बॉइलिंग पॉइंट दिया समझो, और बोला तुमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो बताओ सॉल्यूशन का कितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसका, TB माइनस TB नॉट, ऐसा कुछ। अरे मतलब कितना एक्स्ट्रा तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्यूशन बॉइल करने के लिए, ये दोनों को माइनस कर दो ना, सिंपल, राइट। सी इतना कुछ डिटेल मत जाओ, सिंपल सिंपल। तो पॉइंट ऐसा है कि जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इसके लिए अगर मुझे सॉल्यूशन को 1 atm पहुंचाना है, मतलब उसको बॉईल कराना है, तो थोड़ा एडिशनल टेम्परेचर देना पड़ेगा, बराबर ना। और सॉल्वेंट का तो काम पहले ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, सिंपल। हेंस द वेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर टू रीच 1 atm। सॉल्यूशन को थोड़ा हायर टेम्परेचर लगेगा ना टू रीच 1 atm देन दैट ऑफ नीडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जल्दी अटेन कर लेगा, सिंपल है ना। अरे ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये तुमको पहले बता दिया मैं, खाली घुमा फिरा के वही चीज आ रहा है यहाँ पे ऐसा। तो पॉइंट एकदम सिंपल सिंपल, एक बार रिकैप मारते देखते क्या क्या। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग प्लॉट कर रहे थे ना, क्या प्लॉट किया है, वेपर प्रेशर किसका किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, किसके फंक्शन में, टेम्परेचर का फंक्शन। फिर सेकेंड पॉइंट देखा हमने कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो कम होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसके लिए CD कर्व AB कर्व के नीचे आता है, सिंपल पॉइंट है। फिर नेक्स्ट देखा कि जो डिफरेंस है ये डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जाएगा, कब, अगर मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो, ये बताया था ना। हाँ फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या देखा, इंटरसेक्शन बताया ना, किसका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन CD कर्व का विद द हॉरिजॉन्टल ना, विद द लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm of Hg, बराबर। और इसका इंटरसेक्शन भी देखा हमने किसका, AB कर्व का, किससे, लाइन करस्पॉन्डिंग टू द 760 mm of Hg। वो इंटरसेक्शन से हमको क्या मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व CD विद द लाइन बॉइलिंग पॉइंट मालूम पड़ता है ना। अरे ये क्या बताता है ये पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन बताता है बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिल गया, सॉल्यूशन, और किसका कम था, सॉल्वेंट। पहले से हमको मालूम है वो सब चीज, और वो देखा वो ये फॉर्मूले के हिसाब से भी करेक्ट बैठता है ऐसा, ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला कर लिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। फिर ये इंटरसेक्शन, फिर ये वाला पॉइंट देखा हमने, ये तो पॉइंट एकदम ऑब्वियस वाला पॉइंट था कि क्लियर मालूम पड़ गया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, बार बार वही। फिर नेक्स्ट ये देखा कि अगर मुझे कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अटेन करना है तो पहले उसको 1 atm से बराबर करना पड़ेगा, उसका वेपर प्रेशर को 1 atm से इक्वेट करना पड़ेगा। 1 atm अपने आप तो अटेन होने वाला नहीं है, तुमको हीट करना पड़ेगा। सॉल्वेंट रहेगा तो सॉल्वेंट को हीट करो, सोल्यूट रहेगा तो सोल्यूट को हीट करो, सिंपल ना। हीट करेंगे टेम्परेचर 1 atm के आगे जाएंगे क्या, 1 atm तक लास्ट जाओ, बस वहीं पे रुक जाओ। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या देखा, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, हमेशा कम होता है, राइट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, अगर सॉल्यूशन को 1 atm अटेन कराना है तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दो, और सॉल्वेंट को ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, थोड़े टेम्परेचर में भी उसका काम बन जाता है ना, 1 atm अटेन कर लेता है। समझा पॉइंट क्या, इतना ईजी है। चलो ये हो गया। अब एक डेरिवेशन करते हैं, ये डेरिवेशन आएगा तो लास्ट वाला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी बता दूंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो एक डेरिवेशन रहेगा, इसके बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डेरिवेशन आने वाला है। देखो मोलालिटी याद है सबको, 11th में किया हुआ चीज़ है। 11th में हमने इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, उधर सब लोगों ने पढ़ा था ना, परसेंटेज बाय मास, मोलारिटी, मोलालिटी, बराबर, मोल फ्रैक्शन, ये 4 चीज़ ऑलरेडी पढ़ लिया हमने 11th में, ध्यान दो सब लोग यहाँ। चलो अभी थोड़ा डेरिवेशन देखते, देखो डेरिवेशन क्या है, सुनो। डेरिवेशन में करना क्या है, याद है हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का किया डेरिवेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, उसमें यार W2 W1 मोलार मास वाला किया था ना, जिसपे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, पूरा न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूले पे सॉल्व किया हम लोग ने, उसका ही सेम वैसा ही यहाँ पे भी ऐसी गेम, राइट, यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा हमको। चलो ठीक है, तो करना क्या है, तुमको रिलेशन निकालना है, किसके बीच में रिलेशन निकालना है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बराबर, और दूसरा क्या है, मोलार मास। वहाँ पे क्या था बताओ, वेपर प्रेशर में क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। इधर भी वही मोलर मास सॉल्यूट, लेकिन रिलेटिव तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो पहला पॉइंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन से और एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव किया गया है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी से। पॉइंट सिंपल सुनो, इट हैज बीन प्रूव्ड प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, मतलब बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, एंड हैज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। दो चीज से हमने प्रूव किया है, कैसा, प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, थर्मोडायनेमिक्स आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तुमको, और दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है क्या, कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी LITY वाला,
समझा? तो पॉइंट याद है मैंने क्या बताया? इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, इतना याद रहेगा, दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। जरा बोलो क्या था, बताओ। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन and proved experimentally ना, and proved experimentally that, क्या प्रूव किया बताओ, मालूम है क्या प्रूव किया है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी। प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to मोलालिटी। यहाँ एकदम क्लियर देख लो, मोलालिटी जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, बराबर? मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट तुमको समझा है क्या, बताओ, बोलो, समझा रहेगा? क्या बताया पहले बताओ, क्या पॉइंट? ये एग्जाम में आने का भरपूर चांस रहता है, डेरिवेशन में, ये केमिस्ट्री वन में से डेरिवेशन भरपूर बहुत सारे आते हैं, तो पॉइंट तुमको याद रहेगा, एकदम इजी है। कैसे प्रूफ किया? दो चीज़ से, बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन और एक्सपेरिमेंटली। बोलो पॉइंट क्या था, पूरा पॉइंट बताओ। इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट, दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, स्मॉल एम ना, बराबर? अच्छा, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल टू आता है, कांस्टेंट आता है, मालूम है? तो वही करूंगा। डेल्टा टीबी का जो आंसर रहेगा ये रहेगा इक्वल टू के बी, बराबर, इंटू मोलालिटी। के बी क्या है? के बी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दो तीन नाम है, सुनो। इसको बोल सकते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, दो तीन नाम है, बता देता हूँ। ये के बी को क्या बोला जाता है, देखो, मोलाल। मोलाल क्यों? क्योंकि मोलालिटी से आया ना, इसके लिए मोलाल। मोलाल गलत नहीं है, मोलाल ही बोलते हैं, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, बराबर? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। एक और नाम है इसको, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी नाम है इसका, समझा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हो तुम लोग उसको, समझा? दो नाम याद रहेगा। बोलो क्या क्या बताया मैंने? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, बराबर? मोलाल क्यों? मोलालिटी से आया। एलिवेशन क्यों? क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी प्रेजेंट है वहाँ पे, समझा? सिंपल। तो इसमें डेल्टा टीबी का आंसर क्या आया है? के बी इंटू एम। के बी तुमको मालूम है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, चलो इसके बाद तुमको थोड़ा बहुत 11th स्टैंडर्ड का आना चाहिए, मैथमेटिक्स। देखो 11th स्टैंडर्ड का अगर नहीं भी आता बता दो क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट तुमको सबको समझ में आ गया रहेगा ना? याद करो, पढ़ा है हमने मोलालिटी क्या है। मोलालिटी जो होता है ना, मोलालिटी का डिफाइन है, मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 11th में पढ़ाया हुआ चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बराबर? याद रहेगा ये, मालूम है? 11th में पढ़ा हुआ चीज़ है। मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। 11th में, अभी का नहीं, ये सब 11th में पढ़ा चुका हूँ। ऐसा है, मोलालिटी को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। नंबर ऑफ मोल्स एन से होता है, सोल्यूट की सॉल्वेंट है 2 की 1 2 आता है, ठीक है। 1 kg तो ठीक है, सॉल्वेंट 1 kg मास हुआ तो मैं W लिखूं? अरे इतना तो तुमको आना चाहिए भाई। सॉल्वेंट है तो क्या लिखूं? याद रखना W1 को तुमको किस में रखना है? kg में। जैसा मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ वैसा डेरिवेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं लास्ट में तुम्हारे टेक्स्ट बुक जैसा डेरिवेशन बना देगा, लेकिन बराबर राइट रहेगा, ऐसा नहीं कि रॉन्ग मिलेगा। याद रखना W1 को तुमको किस में लेना है? kg में। नंबर ऑफ मोल्स को बोलो तुम लोग किस में लेते हो? ग्राम पर मोल में लेते हैं? नहीं सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स मोल में होता है ना, मोल में होता है, नंबर ऑफ मोल्स मोल में होता है। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन मोलर मास, मालूम है ना? N2 का फॉर्मूला क्या आएगा? W2/M2। अरे मालूम है ना, किया हुआ चीज़ है ये। W2 मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या है? W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो अभी तक जितना मुझे मालूम है, मैंने W2 को रखा है ग्राम में। किस में रखा है? मोलार मास किस में होता है? ग्राम पर मोल में होता है,
राइट है। W1 को मेरे को किस में रखना है, kg, लेकिन जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो मैं इसको ग्राम में ही रखूँगा, लास्ट में इसको kg में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मैंने अभी जो लिखा है ये ग्राम में ही लिखा है, समझो ये ग्राम में ही है क्योंकि सब ग्राम में रखा है ना, तभी तो सॉल्व होएगा ना, बराबर। मोलालिटी का यूनिट मालूम में क्या होता है, मोलालिटी का अगर समझो तुमको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, सो ये एक्चुअल में ग्राम है ना, सुनो जरा ध्यान दो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट नहीं कर सकता मोलालिटी का वैल्यू, क्योंकि मोलालिटी का डिफाइन वहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए। मोलालिटी का डिफाइन है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बराबर। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल। मोल बच रहा है कि जरा देखो, ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल रेस्ट माइनस ऊपर जाएगा तो मोल बच रहा है, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे केजी बच रहा है, क्या देखो केजी बच रहा है, ग्राम ग्राम कैंसिल बच रहा है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, चाहिए क्या, समझा, समझा मैं क्या करने वाला हूँ। चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी समझा प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे मोलालिटी का डिफाइन वेरीफाई तो होना चाहिए ना वहाँ पे। मोलालिटी का डिफाइन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जब सब कुछ पुट कर दिया ऊपर मोल बचना चाहिए, मैंने सब कुछ पुट कर दिया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो, ऊपर मोल बच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोल के नीचे क्या आ जाना चाहिए, केजी आना चाहिए ना, केजी नहीं आ रहा, मुझे क्या आ रहा है, ग्राम को मैं किलोग्राम बना के, जरा देखो ध्यान दो, मोलालिटी, समझा मैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, उधर डायरेक्ट उन्होंने एक वर्ड एक नंबर यूज़ किया, तुमको नहीं समझेगा, इसलिए देख लो क्या क्या मैंने यहाँ पे किया। W2 से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुमको M2 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको प्रॉब्लम है ये W1 जो ग्राम में है, बना दो 100 किलोग्राम। 1 ग्राम कितना किलोग्राम, 10⁻³ ये W1 है, राइट है। अगर मैं इसकी इंटू में लिख दूँ 10⁻³ तो क्या ये किलोग्राम बन जाएगा, बन गया ना किलोग्राम। अरे ग्राम को किलोग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ करते हैं, बराबर। इधर मैंने 10⁻³ किया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में W1/1000 किया है, एक ही मतलब है ना, W1 के नीचे 1000 मतलब उसके साथ में आ गया तो 10⁻³ हो गया। अच्छा अब किलोग्राम में है क्या, है ना किलोग्राम में, ये किलोग्राम में है और ऊपर हमारे पास मोल बचा है, मोल पर किलोग्राम बन रहा है ना, मोल पर केजी बन रहा है, मतलब मोलालिटी प्रॉपर जा रहा है यहाँ पे। चलो ये मोलालिटी को m का वैल्यू थोड़ा प्रॉपर बनाओ, 10⁻³ को ऊपर लेके आओ, 10⁻³ बनाओ, बोलो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10⁻³ मतलब 1000 होता है, 1000 ना, 1000 W2 अपॉन क्या आएगा, मोल पर केजी तो है, M2 है और W1 है, यूनिट याद है ना, तो वो क्या है, मोल पर केजी का यूनिट, राइट। मोलालिटी उठाओ, तुम्हारा मेन गेम तो यहाँ पे है ना। अरे तुमको डेल्टा टीबी का रिलेशन निकालना है ना, ये मेन इक्वेशन है, इसमें लाके पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में लाते हैं, पुट करते हैं, प्रॉपर फॉर्मूला बनाते हैं। बोलो डेल्टा टीबी, जो तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मूला क्या बनेगा डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या रहेगा, KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन क्या बताओ, M2 W1, बराबर है, समझा ना कैसा है, प्रॉपर आ रहा है, बराबर ना। हाँ वो तो रहेगा, मोल पर केजी अब नहीं रहेगा ना, अब तो डेल्टा टीबी आ गया। अरे डेल्टा टीबी केल्विन टेम्परेचर ना, केल्विन माइनस केल्विन केल्विन में आएगा, समझा ना, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, समझा ना कैसा है। देखो W2/W1 आ रहा है, उधर भी आ रहा था W2/W1, फिर बाजू में क्या था M1/M2, इधर M1 नहीं आया लेकिन नीचे M2 आया है, ठीक है ना, समझा ना कैसा है। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमारा रिलेशन, राइट, ये हमारा रिलेशन बिटवीन, देखो डेल्टा टीबी आया है, डेल्टा टीबी एंड दूसरा बोलो क्या पढ़ा है, देखो आया ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 आ गया, समझा कैसे किया। ऐसा ही सेम डायरेक्शन तुम्हारे टेक्स्ट में दिया है, खाली उधर ये नहीं बताया कि वो 1000 उन्होंने लिया क्यों है, तुमको मैंने बता दिया 1000 क्यों लिया है, सिंपल रीजन है कि रीजन समझ में आ गया ना, ग्राम को किलोग्राम करने के लिए 1000 लिया, और क्या समझा ये क्या है। चलो इसमें 2-3 चीज़ और बताता हूँ तुमको, देखो याद रखना न्यूमेरिकल करने के टाइम पे डेल्टा टीबी और जो केबी है, डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर का चेंज ना, अरे डिफरेंस मतलब चेंज, एक ही बात होता है ना। एक्चुअल नाम क्या है उसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एक्चुअल में एक चेंज इन टेम्परेचर है। और केबी, अगर मैं केबी निकालना चाहूँ, चलो यहाँ से केबी भी मेरे को डिफाइन करना है कि केबी क्या है, केबी को भी अलग से हमको डिफाइन करना पड़ेगा, उसका अलग से क्वेश्चन ही बना देता हूँ यहाँ पे केबी का। डेल्टा टीबी और जो केबी है ना, ये एक्चुअल में दोनों चेंज इन ये टेम्परेचर, ये समझो। तो अगर मैं डेल्टा टीबी को केल्विन में लिख रहा हूँ, तो जो वैल्यू डेल्टा टीबी का केल्विन में रहेगा वही वैल्यू डेल्टा टीबी का डिग्री सेल्सियस में भी रहेगा। एक्चुअल में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में करने का तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस 273.15 करते हैं, राइट है। और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो माइनस कर देते हैं ना, माइनस 273.15। इधर ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्यों, रीजन क्या है, दोनों क्या रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर ही है, समझा। तो तुमको अगर न्यूमेरिकल में डेल्टा टीबी का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है और बोला सॉल्व तो हम लोग केल्विन में करते हैं, अगर 1 डिग्री सेल्सियस दिया है तो बताओ डेल्टा टीबी का वैल्यू केल्विन में कितना रहेगा, 1 केल्विन,
ये पहले समझ लो, न्यूमेरिकल के टाइम पे तुमको याद होना चाहिए। डेल्टा टीबी का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में जो दिया है वही वैल्यू उठा लो, किसके लिए, केल्विन के लिए। सेम केबी के लिए भी रहेगा, उसका यूनिट केल्विन नहीं होता है, अलग भी यूनिट है बता, लेकिन डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन लिख सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इसके ऊपर एक पॉइंट तुमको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। तो अभी तक फर्स्ट पॉइंट ही हुआ है ना, सेकंड पॉइंट ना देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के ऊपर एक क्वेश्चन कर देंगे। चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट दिया है, रिमेंबर करके उसमें दिया है, तो वो लिख लेते हैं। केबी एंड डेल्टा टीबी आर डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर। केबी जो है एंड दूसरा कौन है, डेल्टा टीबी। बताया ना तुमको ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस दो टेम्परेचर के बीच का ही डिफरेंस होता है ना, तीन थोड़ी होता है, राइट। केबी एंड डेल्टा टीबी आर, बोलो क्या है, डिफरेंस। ये डिफरेंस है, आर डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ना, डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर ना, दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है। तो जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में रहेगा वही वैल्यू किस में रहेगा, केल्विन में। तो वो मैं पॉइंट दिखा देता हूं, हेंस देयर वैल्यू विल बी सेम इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस, ऐसा पॉइंट है, राइट। हेंस देयर वैल्यू विल बी सेम, बोलो कहां कहां पे सेम रहेगा, सेम इन डिग्री सेल्सियस ना, इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम सेम। पॉइंट समझा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझा क्या बताया मैंने तुमको वहां पे, समझा। तो अभी तो तुमको याद है क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट तुमको याद है, बोलो क्या था, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी मालूम है क्या है, मोलालिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिला के सोल्यूशन बनाया, उसको ही बोलते हैं मोलालिटी, सिंपल, समझा। उसके हिसाब से डेरिवेशन की हमको पूरा आंसर याद है। डेल्टा टीबी का आंसर क्या है, केबी 1000 W2 अपॉन M2 W1, सिंपल ना, हाँ। और वो भी समझ में आ गया, केबी और डेल्टा टीबी दोनों क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है बिटवीन टू, राइट, दो टेम्परेचर के बीच में चेंज है। इसके लिए जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में वही वैल्यू केल्विन में। चलो ये पॉइंट समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, केबी के बारे में करते हैं। केबी एक न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। केबी, हाँ, केबी को बोलो क्या बोलते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट ना, नाम याद रखो, एग्जाम में आता है। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट कहाँ गया, हाँ, डिनोट कैसे करते हैं, केबी से ना, इजी है ना। देखो मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है वो देखते हैं, एग्जाम में आता है। एग्जाम में याद है, इसके पहले भी एक कांस्टेंट आ चुका है हमको, इसके पहले आया कोई कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट में, लोअरिंग इन वेपर में, नहीं ना, वहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आया था। वहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आया था ना, W2/W1 M1/M2 ना, उसके पहले कुछ नहीं था ना हमारे पास। इधर आएगा और फ्रीजिंग पॉइंट में आएगा। चलो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है वो देखते हैं पहले, बराबर। तो एक पॉइंट वैसे यहाँ पे और दिया था, चलो एक इधर ओरली बता दूँ, कभी कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा कि देखो ये तो बोले मोलारिटी बराबर, नॉर्मलिटी, ये जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ये सब है क्या, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है ना, पढ़ा रखा ना 11th में। इसको ये सब को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से बोलते हैं, बराबर। सोचो कि मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, मोलारिटी से। मोलारिटी से क्यों नहीं बताया, उसका एक रीज़न है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बोल देता हूँ। यहाँ पे तो अभी जगह हो गया है। रीज़न यही है कि ये जो मोलारिटी है, ज़रा देखो मोलारिटी के फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम तुमको दिखाई देता है, वॉल्यूम दिखाई देता है नहीं, मतलब मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नहीं समझ में आ रहा है, अरे टेम्परेचर की वजह से सबसे मेन चीज़ क्या चेंज होता है, वॉल्यूम। पानी रख दो ना गैस पे, बराबर, चालू कर दो स्टोव, समझा। तो जब हीट आएगा तो पानी का वॉल्यूम कम ज़्यादा होएगा, कम ही होएगा, ज़्यादा क्या, कम हो जाएगा, बराबर ना। तो वॉल्यूम कम हुआ किसकी वजह से, टेम्परेचर, बराबर। वॉल्यूम जहाँ भी जो भी चीज़ में वॉल्यूम दिखता है मतलब उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट है। मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मास दिखाई दे रहा है, बराबर, समझा। तो मोलारिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मोलारिटी लिख देता, तुम्हारा मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, पढ़ा गया ना। 1 लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम। और अगर मोलारिटी लिख दिया मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैं क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, समझा ना।
नहीं समझ आ रहा है? अरे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो तुम लोग ऐसा पैरामीटर क्यों ले रहे जिसको टेम्परेचर इफेक्ट करे? ऐसा पैरामीटर ना जिसको टेम्परेचर इफेक्ट ना कर पाए। तो मोलालिटी ही वो पैरामीटर है जिसको टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर। रीजन समझा क्या है कि जो डेल्टा टीबी है इसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी से क्यों बताया? बिकॉज मोलालिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और जो मोलारिटी था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। रीजन तुमको मालूम है क्योंकि फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है मोलारिटी में, अगर तुमको याद रहेगा तो। ठीक है चलो वो ठीक है। अभी आते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या। देखो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ, इक्वेशन 1 ना, ध्यान दो जरा, ध्यान देते रहो, बहुत ईजी पॉइंट है, इतना भी हार्ड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा है तुमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर वी नो दैट करके लिख सकते हैं, सिंस लिखेंगे तो भी चलेगा। सिंस क्या है बताओ? इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, बराबर ना। अगर मैं को केबी को डिफाइन करना है तो उसके इक्वल टू वाला ही पार्ट रहना चाहिए, बाकी वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। 0 तो ले नहीं सकते तो 1 लेते हैं समझो। इफ अगर मैं मोलालिटी का आंसर 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? अच्छा बताओ मोलालिटी का आंसर 1 कब आएगा? मोलालिटी का आंसर 1 कब आएगा? जब 1 मोल का सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ रहेगा। अरे 1/1 ही तो 1 आएगा ना, समझा? तो मोलालिटी का अगर मैंने आंसर 1 ले लिया तो इधर जरा पुट करो और बताओ क्या आता है। तो डेल्टा टीबी जो रहेगा वो किससे इक्वल टू हो जाएगा? केबी, एम तो वैल्यू 1 हो गया। अभी डिफाइन करते हैं मोलालिटी, समझा? मोलालिटी का आंसर मैंने कितना ले लिया है? मतलब 1 मोलाल सॉल्यूशन है। कितना है? मोलार नहीं, LAR MOLAL, मोलाल, समझा? हाँ, तो एक ऐसा डिफाइन सिंपल सा तुम्हारे इसमें भी दिया है, वो बोल देता हूँ, उसके हिसाब से करेंगे। देखो पॉइंट सिंपल सा क्या है यहाँ पे, केबी जो है मोलाल एलिवेशन, उसका 2-3 नाम दिया है। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ एक ना, इस 3 नाम था ना, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट एक नाम है, एक इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट नाम बताया, एक और यहाँ पे नाम दिया है, कहाँ एली याद है तुमको? बताया क्या नाम दिया हमने? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ना, बराबर। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी बोलते हैं, जैसे हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में किया था, वेपर प्रेशर लोअरिंग तुम्हारे टेस्ट में नाम दिया था, सेम एक ही चलेगा, 2 नाम ठीक है। हाँ इसका डिफाइन बोलता हूँ, जरा ध्यान दो क्या है। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलाल सॉल्यूशन। वही है, ठीक है, जैसा मैं सोचा था वैसे सिंपल। 1 मतलब क्या है? कितना मोलाल सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? 1 मोलाल, मोलाला MOLAL। तो ध्यान दो जरा, डिफाइन किया, बहुत ईजी, हार्ड नहीं। केबी क्या बोलते हैं? केबी को इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा नाम मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, या फिर बोल सकते हैं इज इक्वल टू, किससे? इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कब? फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन। सिंपल है ना, हार्ड थोड़ी है। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन, ये उसका डिफाइंड है। या फिर थोड़ा और डिटेल में बताना तो सुनो क्या है। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इफ याद रखो ये 1, इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही बोल सकते हैं, तभी तो आंसर 1 आएगा ना मोलालिटी का। ये भी बोल सकते हैं। अरे अलग अलग तरीका, तुमको जो इजी लगता है वो बोलो। ये इजी लग रहा है ज़्यादा फर्स्ट वाला, बोलो क्या था बताओ। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन, और इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर ऐसा बोलो, और फॉर अ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये भी चलेगा। चलो बताओ, वही डिफाइन जरा लिखो, बोलो क्या है, क्या नाम है? इबिलोस्कोपिक ना, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा बताओ नाम क्या है? और मोलाल ना, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इज इक्वल टू बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, किससे इक्वल है? इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल, मोलाल लिखना, मोलाल सॉल्यूशन, समझा? इजी है ना। हाँ और लिख देते हैं, और फॉर अ सॉल्यूशन इन विच, बोलो क्या था? इन विच, किसको डिसॉल्व किया किसमें? इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और फॉर अ सॉल्यूशन इन विच, और में तुमको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखना, अगर नहीं जमा तो मत लिखना, उतना लिखे तो भी चलेगा क्योंकि तुम्हारे टेस्ट में यहीं तक दिया है। और फॉर अ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, समझा ना। चलो तो ये हो गया हमारा
पॉइंट, समझा ना कैसे निकाल रहा है। चलो अगर मुझे इसका समझो ये निकालना है, क्या बोलते हैं एसआई यूनिट, तो ज़रा सोचो एसआई यूनिट तो फॉर्मूले से बनता है। एसआई यूनिट कहाँ से बनता है? फॉर्मूले से। मेन फॉर्मूला ये है ना कि ये है फर्स्ट वाला, इसमें तो मैंने 1 लिया ना, फर्स्ट वाला। सेकेंड पॉइंट, एक एसआई यूनिट निकालते हैं हम लोग, जरा ध्यान देते रहो। सेकेंड पॉइंट बताओ, सिंस फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? डेल्टा, थोड़ा ब्लू कलर से करते हैं, बोलो क्या फॉर्मूला? हमको मालूम है कि डेल्टा टी बी का वैल्यू क्या है? के बी इंटू एम। तुमको किसका यूनिट निकालने का है? तो पहले के बी का फॉर्मूला बनाओ, बोलो के बी का फॉर्मूला। डेल्टा टी बी अपॉन एम ना, डेल्टा टी बी अपॉन, दोनों का यूनिट तुमको मालूम है तो हो जाएगा ना। अरे यूनिट फॉर्मूले से तो बनता है, और कहाँ से बनता है? तो अगर मुझे ऐसा यूनिट निकालना है तो ये क्या रहेगा? डेल्टा टी बी केल्विन, अरे चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में आएगा ना, तो ये रहेगा केल्विन। तुम लोग चाहिए तो इसके जगह पे डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी में डिग्री सेल्सियस का वैल्यू और केल्विन का वैल्यू सेम सेम हो जाएगा, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। हाँ केल्विन, ये केल्विन हुआ। मोलालिटी जरा ढूंढो, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल अपॉन केजी। ध्यान दो, मोल नीचे और इसके नीचे भी केजी, तो केजी ऊपर चल जाएगा ना, समझा क्या? केजी ऊपर चलेगा, नीचे कौन रह जाएगा? मोल ऊपर गया, मोल रेज टू -1 ना, समझा? केल्विन केजी मोल रेज टू -1, फिर केल्विन मोल रेज टू -1 केजी, ये की मतलब है। याद रखो केल्विन केजी मोल रेज टू -1, ये ज़्यादा इजी है, समझा क्या है? याद रखना यूनिट क्या है? केल्विन केजी मोल रेज टू -1, क्योंकि कल न्यूमेरिकल में लगने वाला है ये चीज़। तो समझा क्या क्या बताया? एक लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग याद है हर बार मैंने तो बताया कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, बराबर है? ये दूसरा पढ़ रहे हैं क्या? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। पहले बताओ क्या पढ़ा था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया हम लोग ने। आज क्या पढ़ रहे हैं? एलिवेशन बॉइलिंग। इसके बाद पढ़ूंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में ओस्मोटिक प्रेशर। 4 बराबर, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? रीजन वही पहले वाला रीजन, जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसको ही बोलते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे पढ़ा था ना? हाँ, तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ गया? हाँ, ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मोलालिटी पे। मोलालिटी का जरा फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ना, क्या नेचर पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे, इसके लिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल ना? पॉइंट देखो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, बोलो या फिर दूसरा भी नाम है उसका, मोलाल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मोलाल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मतलब ही मोलालिटी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट? Elevation boiling point is directly proportional to molality, right? Which means that it is directly proportional to number of moles, number of molecules, number of molecules present जो भी रहेगा, and not on the nature of molecules। समझा? अरे एक ही बात है, अमाउंट मतलब ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझो ना, समझा? तो क्योंकि डेल्टा टी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी से, इसलिए वो बताओ किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब किस पे डिपेंड करता रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा? नहीं, इसके लिए क्या है? हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला तो लिखा दिया मैंने यहाँ पे, सिंपल है आज का लेक्चर, इतना कुछ हार्ड नहीं। चलो एक बार रिकैप मार देखते क्या क्या पढ़ा, राइट? बॉइलिंग पॉइंट याद है तुमको क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्राइटेरियन है टू चेक द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। फिर हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर उसका वेपर प्रेशर किससे मैच हो जाए? अप्लाइड प्रेशर से। ओपन कंटेनर के लिए क्या रहता है अप्लाइड प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर देखा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, राइट है? अगर मैं अप्लाइड प्रेशर चेंज कर दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज, समझा? फिर देखा हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्लियर मालूम पड़ा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर मैं सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, समझा? ठीक है। फिर ये वाला इसमें कर्व में है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कर्व, इसमें हम लोगों ने किसको प्लॉट किया, किसके हिसाब से? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हमने प्लॉट किया, राइट है, एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या फिर अगेंस्ट टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो क्लियर मालूम पड़ता है। देखो जो मेन की पॉइंट बताता हूँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसके लिए सॉल्वेंट को 1 atm अटेन करने ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन सॉल्यूशन को लगेगा, सॉल्यूशन को एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा ना, समझा? ये दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता है अगर मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर बढ़ा दूँ। सिंपल ना, इजी था। फिर हमने ये पढ़ा डेरिवेशन, बराबर? तो इसमें चालू कैसे किया ये मालूम क्या, ये रिलेशन आया कहाँ से? वो रिलेशन कहाँ से आया? बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। वहाँ से हमने बनाया, प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल टू लाया कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तुम्हारे टेस्ट में एक और नाम दिया है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, समझा? ऐसा भी है, ठीक है। तो फिर पूरा फॉर्मूला वगैरह निकाला,
समझा ना क्या है? तुमको मोलालिटी बता दिया यहाँ पे। मोलालिटी क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। उसके हिसाब से बनाया पूरा फॉर्मूला भी तुमको याद रहेगा। डेल्टा टीबी का बोलो फॉर्मूला क्या है? Kb 1000 फिर W2 अपॉन M2W1, सिंपल। फिर ये तो सिंपल था। इसका यहाँ पे आगे बताया कि Kb और डेल्टा टीबी दोनों क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। तो जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में वही वैल्यू क्या हो सकता है? एक बार बताओ तो इसका एक और यूनिट बताओ फिर। डिग्री सेल्सियस kg मोल रेज़ टू माइनस, एक ही बात है। क्यों लिख दिया बताओ? डिग्री सेल्सियस सेम होता है, वैसा उसका भी हो सकता है, डेल्टा टीबी का भी हो सकता है ना। डेल्टा टीबी का बताओ दो यूनिट क्या क्या रहेगा? डेल्टा टीबी का यूनिट तो बताओ। ऐसा यूनिट अगर मैं तुमको पूछूं यहाँ पे ऐसा यूनिट तो क्या रहेगा? केल्विन और डिग्री सेल्सियस, समझा? इजी है ना, हार्ड थोड़ी है। तो ये हो गया। फिर इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट में डिफाइन किया। इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? किससे इक्वल टू है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। किसके लिए? 1 मोल सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करके रखा है 1 kg सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन के लिए Kb का वैल्यू डेल्टा टीबी से मैच होने वाला है, सिंपल। फिर सब फॉर्मूला हमको याद है, ऐसा यूनिट भी याद है, मानो ना, केल्विन kg मोल रेज़ टू -1, डिग्री सेल्सियस kg मोल रेज़ टू -1, सिंपल। फिर देखा कि ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? बहुत सिंपल सा रीजन है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये मोलालिटी पे डिपेंड करता है, और मोलालिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता है। और जो भी प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलो कौन सा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट ओस्मोटिक प्रेशर। समझा? सिंपल समझा ना? अच्छा कैसा है? फॉर्मुलास वगैरह याद रखो, ये सब फॉर्मुला जो भी है, और यूनिट्स वगैरह याद रखो। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स, है ना? तो तुमको वहाँ पे हेल्प होगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।